गुड मॉर्निंग बच्चों, साई राम। आज के हम अपने हिंदी कालांश में आज एक नए पाठ को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। हमारा अगला जो पाठ है 2.10 बूढ़ी काकी। यह हमारे पास किसके रूप में है? एक पूरक पठन के रूप में है और इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं। बच्चों, इस पाठ में जो हमारी बूढ़ी काकी हैं उनके माध्यम से बताया गया है कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बताने की कोशिश की गई है कि हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होना चाहिए। इसमें इस पाठ में एक देखा जाए तो कहानी के रूप में हमारे पास है कि जो बूढ़ी काकी है उनके परिवार के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो उचित नहीं है। हमें बुजुर्गों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए बुजुर्ग और बच्चे दोनों का जो व्यवहार होता है एक ही समान होता है। जैसे बच्चे छोटी चीज़ के लिए जिद कर लेते हैं, उसी प्रकार बुजुर्ग भी होते हैं। उन्हें जो चीज़ चाहिए अगर उनका मन कर लिया तो वो उन्हें चाहिए ही होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा जो होता है बहुधा बचपन का पुनरागमन ही होता है। ऐसा लगता है बूढ़े और बच्चे एक समान ही होते हैं। चलो इस पाठ के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार बूढ़ी काकी के साथ व्यवहार किया गया है और वास्तव में वैसा व्यवहार नहीं करना है। बूढ़ों के प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। वही जो बूढ़े हैं कल को वो जवान रहे होंगे, अपने बच्चों के प्रति उन्होंने कैसा व्यवहार किया होगा। अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और बूढ़े होने पे वही बच्चे उनका अनादर करते हैं, यह गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इसे लिखा है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के बारे में कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। यह एक अच्छे कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। बच्चों, अब इसमें हम देखें कि गद्य संबंधी जो हमारे पास एक कहानी के माध्यम से है उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। बच्चों, ये बूढ़ी काकी जो पाठ है इसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे, मतलब 2 कालांशों में पढ़ेंगे। आज के कालांश में थोड़ा भाग पढ़ेंगे और उसके अगले कालांश में हम इस पाठ को पूरा करेंगे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए हमें प्रेरित किया है कि किस प्रकार बुजुर्ग जो होते हैं आजकल के समाज में देखा जाए तो बुजुर्गों का निरादर भी होता है। कोई कोई परिवार, कोई कोई घर, समाज कहीं ना कहीं उनका निरादर होता है। हमें ऐसा नहीं करना है। उनका आदर सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है इस पाठ के माध्यम से। तो चलो हम बढ़ते हैं पाठ। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। यहाँ पर जो हमारी बूढ़ी काकी हैं उनमें जिह्वा स्वाद का अर्थ होता है अच्छी अच्छी, जिह्वा टेस्ट मतलब अच्छे अच्छे खाना ही उन्हें मतलब पसंद था। कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही था। क्या था बूढ़ी काकी का स्वभाव कि उनको जीवा स्वाद जो था, उनको अच्छा टेस्टी खाना एकदम चटपटा, और जब उनको कोई दुख तकलीफ हो तो अपना ध्यान लोगों की तरफ आकर्षित करने के लिए वो क्या करती थी? लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करती थी? वो जोर से रोने का सहारा लेती थी। जोर जोर से रोती थी, चिल्लाती थी, तो इससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। आगे, समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। समस्त इंद्रियां मतलब उनके हाथ थे, पैर जो थे वो ऐसे सरक सरक के चलती थी। उन्हें आंखों से कम दिखाई देता था। पैर से वो खड़े होकर चल नहीं पाती थी। मतलब सब जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती। क्या होती बूढ़ी काकी का स्वभाव कि अगर उनके इच्छा के अनुसार न हुआ, भोजन का समय थोड़ा सा टल जाए और जैसा वो चाहती हैं वैसा कार्य न हो, बाजार से कोई चीज़ आई हो उन्हें न मिले,
तो जोर जोर से रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ के रोती जोर जोर से, जैसे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। किसके? बूढ़ी काकी के जो पतिदेव वह मर चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। और बूढ़ी काकी के परिवार में क्या है कि उनके पति भी नहीं हैं और 2 बच्चे, बेटे जो हैं, बेटे तरुण होकर चल बसे थे, मतलब जवान होकर मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उनके पास कौन था परिवार में? एक भतीजा था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। और क्या किया उन्होंने? बूढ़ी काकी ने जो उनके पास प्रॉपर्टी थी वो भतीजे को दे दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। मतलब भतीजे ने जब प्रॉपर्टी लिखा रहा था तो उसने वादा किया, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो वो कैसा हुआ? एक दिखा हुए सब्ज बाग के एक सपने की तरह था। जब संपत्ति हाथ लगी तो उसने बूढ़ी काकी का ध्यान शायद न दिया हो। देखो आगे देखते हैं। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। 150-200 रुपये। बच्चों सोचोगे 150-200 रुपये मतलब 150 और 200। तब के वक्त ये 150-200 रुपये बहुत हुआ करता था। मतलब उसकी वार्षिक आय कितनी थी? 150-200 रुपये। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। 150-200 रुपये वार्षिक आय थी, लेकिन उसके बावजूद भी बूढ़ी काकी को जो भोजन मिलता था, खाना मिलता था, वह पेट भर भी नहीं मिलता था। सोचो, उनकी प्रॉपर्टी से इतनी अच्छी इनकम होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खाना नहीं दिया जाता था पेट भर। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का, भतीजे का नाम क्या है? पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा। बुद्धिराम की पत्नी का नाम क्या है? रूपा। इसका निर्णय करना सहज नहीं था। यह गलती किसकी थी कि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन नहीं मिलता था? बुद्धिराम की कि रूपा का? इसका निर्णय करना आसान नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे। बुद्धिराम का स्वभाव तो सज्जनों की तरह था, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच ना आए, कोष मतलब उनके पैसे पर, जब तक उनसे कोई पैसा न मांगो तब तक वो एकदम सज्जनों की तरह, और जहाँ पैसा खर्च होने की बात आती तो उन्हें पसंद नहीं था। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। जो रूपा थी वह स्वभाव से एकदम झगड़ालू किस्म, तीव्र का अर्थ ये होता है थोड़ी कड़क थी, हाजिर जवाबी, मतलब किसी बात का जवाब दे देना। लेकिन भगवान से डरती थी कि भाई मैं कुछ गलत करूँ, भगवान मुझे इसकी सजा दे। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन चाहत। रूपा जो था मुंह पे कह देती थी, लेकिन बुद्धिराम था सज्जन होकर का भाव बताता था, लेकिन मन उसका साफ नहीं रहता था, तो बूढ़ी काकी को वो अच्छा नहीं लगता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इतनी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। बुद्धिराम को इतना समझ में आता है कि बूढ़ी काकी का जो संपत्ति उसने लिया है, उस संपत्ति के कारण ही आज भला मानुस बना बैठा है। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और जो बच्चे होते हैं यहाँ पर बताया गया है लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। यहाँ पे बताया गया है कि बूढ़ी काकी के जो भतीजे बुद्धिराम हैं, पंडित माँ, और उनकी जो पत्नी है रूपा, उनके जो बच्चे हैं, वो भी जब देखते हैं कि बूढ़ी काकी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो वो बच्चे भी बूढ़ी काकी को सताते थे। कैसे? कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर जा पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। मतलब कि बच्चे जब उसे सताने लगते तो बूढ़ी काकी गुस्सा करती, गालियाँ देती, और वहाँ पर रूपा जाके पहुँच जाती कि भाई बचाने के लिए कहीं कुछ गलत न कह दे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, तो अनुराग मतलब प्यार था, तो कौन? वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। अब बुद्धिराम है, उसके 2 लड़के हैं, यहाँ पर एक छोटी लड़की है,
और जो लाडली थी वो अपने दोनों भाइयों से बचने के लिए क्या करती, मिठाई और चबेना, चबेना का अर्थ होता है गांव में सुबह सुबह के नाश्ते के वक्त चना, लाई, कुरमुरा ये होता है, उसे चबेना कहते हैं। और अपने भाइयों से बचाने के लिए वो क्या, बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती, तो वहाँ पे उसे बूढ़ी काकी के पास थोड़ा सुरक्षा भी महसूस होती। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। अब आगे की कहानी क्या है, यहाँ तक तो हमने देखा कि बूढ़ी काकी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। मतलब जरूर बुद्धिराम के घर पे कुछ रहा हो। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। जो पढ़े लिखे थे वो एक साइड थे और जो थोड़े गांव की तरह थे वह अपने आराम से मेहमान विश्राम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जरूर बुद्धिराम के घर में कुछ है। हाँ, क्या है, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। तिलक, बच्चों गांव यहाँ पे तिलक का अर्थ होता है कि जब शादी तय होती है तो तय करने के लिए जब लोग आते हैं लड़की वाले के घर से तो उसे कहते हैं तिलक। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली थी। सुधावर्धक मतलब भूख को बढ़ा देने वाली सुगंध। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, हमें भूख नहीं लगी रहती लेकिन खुशबू सुन के हमें बहुत जोरों से भूख लग जाती है। अब बुद्धिराम के घर पे उनके बेटे का तिलक है, स्त्रियां आई हैं, मेहमान आए हैं। अब तो हम भले कैटरस वगैरह को देते हैं, पहले लोग गांव में खुद ही घरों में ही बनाया करते थे। हलवाई आता था या गांव के लोग ही मिलकर बनाते थे। तो यहाँ पर सब बनाया जा रहा है, घी, मसाला, अच्छे अच्छे पकवान, इसका सुगंध आ रहा है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उसे बेचैन कर रही थी। और शुरुआत में ही बताया गया है बूढ़ी काकी कैसी थी, जीवा स्वाद, और उनको यह सुगंध उनके नाक में पहुंची तो वो एकदम बेचैन हो गई। अरे इतनी सुंदर सुगंध खाने की कहाँ से आ रही है, आहा कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। बूढ़ी काकी अपने मन में बोल रही है, मुझे सूखी रोटियां भी तो नहीं मिल रही हैं, अब मेरा भाग्य कहाँ कि मुझे पूड़ियाँ खाने को मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी। हुक मतलब तकलीफ, दुख हुआ। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। रूपा के डर से वो चुप हो गए, कुछ न बोले। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। अब जैसे एक गुलाब का फूल सूंघो उसकी सुगंध कैसी होती है और पूरे बगीचे में सूंघो तो कैसी होती है। तो बूढ़ी काकी को तो जो घर में सुगंध आ रही है वो सोच रही है, अरे जहाँ पे बन रहा है मैं वहाँ पे जाके इसका सुगंध लूँ। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। कढ़ा के पास मतलब जहाँ पर पकवान बन रहे थे वहाँ जाकर बैठ गई। रूपा उसी समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न मतलब परेशान हो रही थी। कभी इस कोठे में जाते, कभी उस कोठे में, कोठे मतलब इस कोठरी से उस कोठरी में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। भंडार मतलब जहाँ पर अनाज वगैरह खाने के सामान रखे जाते हैं। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। ये था रूपा का हाल। अकेली थी, वह परेशान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। वह अपने मन में कुढ़ती, मैं अकेले हूँ कैसे करूँ, लेकिन ये किसको कहे, करना तो उसे ही है। भय होता कहीं पड़ोसनी यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी, और उसे ये बात का भी डर था, अगर मैं यहाँ पर अपना क्रोध दिखाऊंगी, गुस्सा दिखाऊंगी तो मेरी पड़ोसी बोलेगी कि अरे बाप रे अभी तो शुरुआत है, इतने में ही इतना परेशान हो गए। बेचारी कुछ न कर पाती। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था और उसे प्यास भी लगी थी। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले।
यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। और गांव में ऐसा होता है बच्चों, कोई भी सामान रखा रहता है, अगर थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ तो वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाती है, गांव वाले उठा के लेकर चले जाते हैं। तो इसलिए बेचारी को और जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। मतलब उसे बहुत जोर से गुस्सा आ गया कि बूढ़ी काकी क्यों आके कढ़ा के पास बैठ गई। क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अब यहाँ पर हमारी जो बूढ़ी काकी हैं वो किस लिए आई, खाना खाने थोड़ी आई हैं, वो तो केवल सुगंध लेने आई हैं। और यहाँ रूपा को क्या लग रहा है, बूढ़ी काकी खाने के लिए आ गई और वो उसे कितने जोर से गुस्सा करती है। क्या ये सही है? रूपा का व्यवहार ये सही है? नहीं है। और वो कहती है, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। रूपा ये सब बूढ़ी काकी को जली कटी सुनाती है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। अब बूढ़ी काकी को रूपा ने डांट दिया और वो भी बहुत बुरी तरीके से डांटा। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब जो हमने बच्चों ये पढ़ा कि किस प्रकार जब बूढ़ी काकी कढ़ा के पास आकर बैठती हैं तो रूपा उन्हें किस प्रकार डांटती है और कोठरी में जाने को कहती है। अब इसके आगे वाला हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक छोटा सा एक्सरसाइज देखते हैं। प्रश्न देखते हैं, बच्चा का विलोम शब्द क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बच्चा का बहुवचन क्या होगा और लिंग क्या होगा। बच्चा का पर्यायवाची शिशु, विलोम बूढ़ा, और बच्चा का लिंग वचन, लिंग परिवर्तन क्या होता है, बच्ची, और बहुवचन बच्चे। अगला है स्वमत अव्यक्ति। बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। बच्चों ये स्वमत आपको लिखना है। अक्सर ये जो हमारा पाठ है पूरक पठन है, आपको पता है पूरक पठन 4 मार्क के लिए आता है, 2 मार्क स्वमत और 2 मार्क के लिए प्रश्न होता है। तो ये स्वमत अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। तो अगले कालांश में हम हमारा जो ये पाठ है पूरक पठन बूढ़ी काकी, इसका आगे वाला भाग देखेंगे। तो अगले कालांश में उपस्थित होते हैं फिर अगले भाग के साथ।